बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग स्टेडी स्टेट टेम्परेचर इन द रॉड। आज हम डिस्कस करेंगे कि रॉड में स्टेडी स्टेट टेम्परेचर कैसे फाइंड किया जा सकता है। इससे पहले हम वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं। आज जो आपके लिए नई टर्म है वो है स्टेडी स्टेट सोल्यूशन या स्टेडी स्टेट टेम्परेचर से क्या मुराद है। तो मैं थोड़ा सा आपको याद करवा दूँ कि लास्ट लेक्चर में आपने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन जो आपने ड्राइव की थी वो क्या थी। तो द फिनोमिना ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो इज़ गवर्नड द फिनोमिना ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड या वन डायमेंशनल फिनोमिना ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो इज़ गवर्नड बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k पार्शियल यू और पार्शियल टी। ये हम लास्ट टाइम इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं कि जो फिनोमिना ऑफ द कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो इन वन डायमेंशन है उसको जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गवर्न करती है वो ये है। अब इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो रॉड की बात कर रहे हैं। तो रॉड की फ़र्ज़ करें लेंथ आपके पास ए है और ये थिन रॉड है, वन डायमेंशनल रॉड। इसके अंदर आपने कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो को डिस्कस करना है और यहाँ बात हो रही है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर से मुराद है टाइम इंडिपेंडेंट। देखें, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड को गवर्न करती है। वन डायमेंशनल रॉड जो है, फ़र्ज़ करें ये वन डायमेंशनल रॉड है और हम ऑलरेडी ये ड्राइव कर चुके हैं ये इक्वेशन, जिसमें कंडीशन जो हमने अप्लाई की थी वो क्या की थी कि लेटरल सरफेस जो है उसकी परफेक्टली इंसुलेटेड है और रॉड के एंड्स जो हैं वहाँ से हीट अब्जॉर्ब या रिलीज़ हो सकती है। तो इन चीज़ों को इन्वॉल्व करके हमने जो इक्वेशन ड्राइव की थी वो ये थी। इसे हम कहते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो फिनोमिना ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड इज़ गवर्न बाय दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आप सोल्यूशन निकालेंगे तो वो मेरे पास क्या होगा, यू एक्स टी। यू डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी हैं। तो जो अगर इसका सोल्यूशन हम निकाल लेंगे जो कि मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ उसकी मदद से, तो वो यू एक्स टी निकलेगा। अब ये यू एक्स टू इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन तो होगा, लेकिन ये कोई आम सोल्यूशन नहीं होगा। ये बेसिकली क्या होगा, ये चूँकि वन डायमेंशनल कंडक्शन ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड गवर्न कर रही है, तो ये यू एक्स टी जो होगा बेसिकली ये हीट होगी, ये हीट कंटेंट होगा इन द रॉड। रॉड के अंदर हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है यू एक्स टी। यू एक्स टी इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इज द solution of equation 1 and represents heat content in the rod at any instance and at any time, instance x and any time t। तो यू एक्स टी दो चीज़ों को डिपेंड कर रहा है, यानी इस पॉइंट के ऊपर पहले 10 सेकंड में 10 सेकंड पे जो हीट थी वो इस पॉइंट पे 11 सेकंड में नहीं होगी, 12 पे नहीं होगी, 13 पे नहीं होगी, कुछ और हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये तो डिपेंडेंस होगी टाइम के ऊपर। फिर पहले 10 सेकंड में यहाँ जो हीट है वो यहाँ नहीं है, तो ये डिपेंडेंस किसके ऊपर होगी, एक्स के ऊपर, जो कि हम इंस्टेंस कह रहे हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपके पास ये आप यू एक्स टी कह दें, हीट कंटेंट। ठीक है, तो यू एक्स टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू एक्स टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द हीट कंटेंट इन द रॉड। यानी जो यू एक्स टी, अब देखें ना, अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको कहता हूँ ये रॉड है, या बताएं जी 5 सेकंड के बाद क्या हीट होगी, आप बड़ी मुश्किल से पता करके बताते हैं। फिर मैं कहता हूँ 10 के बाद क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर, तो आप वो, तो हम अगर यू एक्स टी हमारे पास फंक्शन आ गया
तो सीधा सीधा आप x की जगह 5 और t की जगह 10 पुट करते हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया, ये रॉड के अंदर हीट है x 5 यूनिट पे और 10 t जो है वो 10 सेकंड पे। इसी तरह अगर आप ये मालूम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये 12 सेकंड पे हो जाएगी। उसी हिस्से में, उसी पार्ट पे, उसी जगह पे रॉड के उसी हिस्से की हीट एट 12 सेकंड। और अगर मैं ये चेंज कर दूं तो ये पार्ट चेंज हो जाएगा, यानी जहां x4 है वहां 12 सेकंड पे हीट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम UXT मालूम कर लेंगे तो फिर हमारा इशू नहीं रहेगा। फिर x और t को चेंज करते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, वो हमें हीट मिलती जाएगी। पूरी रॉड हमारे पास, पूरी रॉड का हम हीट जो है डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर हम मालूम कर लेंगे। अब मसला हम आते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया कि जो इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व होनी है वो कौन सी होनी है, वो वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन इन्वॉल्व होनी है। और UXT क्या है बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए, दैट रिप्रेजेंट्स द हीट कंटेंट इन द रॉड। अब आते हैं स्टेडी स्टेट सोल्यूशन की तरफ। स्टेडी स्टेट सोल्यूशन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। स्टेडी स्टेट सोल्यूशन मीन कि जहाँ टाइम की इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाए। मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये रॉड आपके पास, अब ये समझने वाली बात है, मैंने इसका ये लेफ़्ट एंड जो है ना वो हीट अप करना शुरू कर दिया। होगा क्या कि चले मैंने दोनों तरफ से हीट उसको करना शुरू कर दिया और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया, हीट देनी छोड़ दी। अब ये लेटरल सरफेस से हीट ने बाहर नहीं जाना। अब होना क्या है कि अगर तो आप दोनों तरफ से गर्म कर रहे हैं या एक तरफ से गर्म कर रहे हैं तो होगा क्या है कि ये पार्ट ज़्यादा गर्म होगा। आहिस्ता 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 क्या करेगा, वो अपनी हीट एनर्जी जो है वो इधर ट्रांसफ़र करेगा, इस पार्ट को, इधर वाला भी इधर पार्ट करेगा। ये बेसिकली होता है कि मालिक्यूल्स की ये जो अगर ज़्यादा गर्म है तो यहाँ पे मालिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अपनी जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास ज़्यादा आ गई है, साथ वालों के पास कम होती है, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी साथ वालों को ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से क्या होता है, उनकी जो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई होती है वो ऐसा ऐसा कम होती जाती है और साथ वालों की बढ़ती जाती है। एक स्टेज ऐसी आएगी कि रॉड जो है वो उसका टेम्परेचर सब सारा एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद यानी अब पहले क्या था कि रॉड के अंदर जो टेम्परेचर है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंस उसकी ख़त्म हो जाएगी। बात समझ आ रही है? आप कुछ अर्से के बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, जैसे भी कभी आप कभी कोई चीज़ गर्म करके उसको फ़ौरन हाथ नहीं लगाते, जब छोड़ देते हैं थोड़े अरसे के बाद क्या होता है, वो ठंडी हो जाती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद फिर कुछ चीज़ें, कुछ अपने फालतू चीज़ उसके अभी भी अगर वो गर्म है तो वो क्या करती है, अपनी हीट जो है अपनी सराउंडिंग्स में रिलीज़ कर देती है। इससे टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है और वो ठंडी हो जाती है। अब उस सूरत में हम कहते हैं कि ये जो रॉड जो है ये इसके ऊपर अब टाइम का असर नहीं होगा, इसकी हीट जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही। शुरू में हुआ कि जब आप गर्म कर रहे थे तो इसका कुछ हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हुआ, तो टाइम के ऊपर डिपेंडेंस हुई ना, 10 सेकंड बाद, 12 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, फिर उसने ठंडा होना शुरू हो गया, फिर भी टाइम के ऊपर डिपेंडेंस है। अब वो कह रहा है कि जो स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है बेसिकली वो क्या है, वो टाइम इंडिपेंडेंट टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिसमें टाइम के ऊपर टेम्परेचर डिपेंड ना करे। अब उसकी मिसाल ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया कि ये इस पार्ट को मैं अगर गर्म करना शुरू करता हूँ तो कुछ अरसे तक तो वो टाइम वेरिएशन आती जाएगी, उसके बाद वेरिएशन ख़त्म हो जाएगी। अब रॉड ठंडी होगी। अभी भी रॉड के ये क्या बात मान सकते हैं कि अभी भी रॉड के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं उनका टेम्परेचर मुख्तलिफ होगा, आपको फील नहीं होगा, आपको हाथ से पकड़ने से टेम्परेचर एक जैसे लगेगा, लेकिन अभी भी ऐसी स्टेज है। ये एक बड़ी क्रूशल स्टेज है। टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो है, फ़र्ज़ करें हम टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो है, ये तो है जो टाइम और स्पेस डिपेंडेंट सोल्यूशन है। टाइम इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फ़र्ज़ करें हम इससे डिनोट कर देते हैं, इसमें टी नहीं आया, टाइम इसकी डिपेंडेंस टी पे ख़त्म होगी, किस पे रहेगी, सिर्फ एक्स के। अब आपका सवाल होगा एक्स के ऊपर भी नहीं रहनी चाहिए। देखिए मसलन क्या है, जैसे मैंने भी कहा आपको कि इस पार्ट पे अब जब टाइम के ऊपर डिपेंडेंस ख़त्म होगी ना,
अब होना तो ये चाहिए कि इस पार्ट, इस पार्ट, इस पार्ट, इस पार्ट, इस पार्ट, इस पार्ट, सारे पार्ट्स के ऊपर टेम्परेचर सेम हो, ठीक है ना। अगर नहीं है, फ़र्ज़ करें इस पार्ट, यानी ये पूरा थ्रू आउट टेम्परेचर सेम होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें नहीं है, यहाँ मैं कह रहा हूँ जी ज़्यादा है, यहाँ कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है, तो आप कहें जी ये जो ज़्यादा वाला है, ये मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी इनके पास चूँकि ज़्यादा है, तो ये ट्रांसफ़र करके बैलेंस क्यों नहीं करते? ऐसी स्टेज क्यों नहीं आती कि जो रॉड है उसके हर पार्ट का टेम्परेचर फिक्स हो? आना तो यही चाहिए, हमें महसूस भी यही हो रहा होगा, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं है। ये एटॉमिक रिएक्टर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये चीज़। अब वो अंदर ऐसा क्यों नहीं है? वो ऐसा इसलिए नहीं है कि फ़र्ज़ करें यहाँ ये जो पार्ट है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ये गर्म है ज़्यादा और इसमें मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अब वो अपनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देना तो चाहते हैं, लेकिन जिनको देना चाहते हैं उनकी कैपेसिटी नहीं है लेने की, या यूँ कहें कि इनके पास जो एनर्जी ज़्यादा है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि ट्रांसफ़र कर सके। ट्रांसफ़र करने का एक ही तरीका कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र करने का एक ही है कि अगला एक्सेप्ट कर लो, उसकी कैपेसिटी नहीं है। ये टेम्परेचर देना चाहते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, अगले की कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं होती। तो आपको महसूस हुए बगैर अभी भी टेम्परेचर जो है रॉड के अंदर डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट है। टाइम डिपेंडेंस ख़त्म हो गई है, लेकिन स्पेस डिपेंडेंस ख़त्म नहीं हुई। हम ये एक्सट्रीम सपोज करते हैं कि ये जो टाइम डिपेंडेंस ख़त्म हुई है ये इन्फिनिट टाइम पे ऊपर हुई है। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर जो है, यानी बजाय इसके कि हम यूनिवर्सली एक जनरल डिस्कशन करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास यानी सबके लिए आज जब टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए फिर तो टाइम डिपेंडेंस हर किस्म की बॉडी की टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की ख़त्म हो जाएगी ना टाइम डिपेंडेंस। मतलब अगर आप ये रॉड है इसको आपने गर्म किया है, पता नहीं इसकी टाइम डिपेंडेंस 10 सेकंड के बाद ख़त्म होनी है, 15 के बाद होनी है, 2 मिनट के बाद होनी है, पता नहीं कितनी हीट दी है, या उसका जो मटेरियल है वो मेटल किस किस्म की है। तो इस डिफरेंट मेटल्स के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट टेम्परेचर्स के लिए टाइम डिपेंडेंस डिफरेंट टाइम पे होनी है ख़त्म। तो हमने जनरली कह दिया जी इन्फिनिट टाइम पे हम सपोज करें। तो पहले हम स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्कस करते हैं, उससे पहले ये लिख लें द फिनोमिना ऑफ conduction of one dimensional heat flow is governed by PDE पार्शल स्क्वायर u और पार्शल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर k पार्शल u और पार्शल t विद बाउंड्री कंडीशंस जी u0 t इज इक्वल टू t नॉट एंड UAT भी इक्वल टू T नॉट। ये हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो यही रहेगी हर दफ़ा, लेकिन बाउंड्री कंडीशन जो हैं वो चेंज होती जाएंगी। इनिशियल कंडीशंस भी इसकी होती हैं, लेकिन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर के लिए इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए ये वाली बाउंड्री कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन है। अब आपको मैंने बार बार बताया कि चलें इसको हम कह देते हैं 1B और इसे कह देते हैं 1C। तो मैंने आपको बताया कि ये UXT से क्या मुराद है। UXT हीट कंटेंट एट एनी इंस्टेंस एंड एट एनी टाइम। तो फिर ये जो आएगा U0T क्या होगा? हीट कंटेंट एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 जब बनता है तो रॉड का लेफ्ट एंड बनता है। यहाँ x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ x इज इक्वल टू
ज़ीरो है। तो जब मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूँ, u0t फिर किसको रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर इन द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड। x 0 है ना, u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर को। x 0 हो गया तो लेफ्ट हैंड हो गया, और UAT ये राइट हैंड हो गया। यानी आप ये समझ लेना कि रॉड की लेंथ आपने ले ली हुई है a, तो फिर ये UAT क्या हुआ? हीट इन द या एट द राइट एंड ऑफ द रॉड। जी नहीं, ये पॉइंट नहीं, हमने बाउंड्री कंडीशन एंड पे होगी ना। बाउंड्री क्या है? बाउंड्री दरमियान में तो कोई वो तो नहीं होगा, वो तो बाउंड्री नहीं होगी। हम क्या कह रहे हैं, सही किया सवाल आपने, हम कह रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस, और ये लेटरल सरफेस उसकी बाउंड्री कहलाएगी। इसलिए नहीं उसको तो हमने परफेक्टली इंसुलेटेड कह दिया। अगर उसे परफेक्टली इंसुलेटेड ना कहें तो फिर तो ये इक्वेशन आएगी भी नहीं। ये इक्वेशन तो इसको परफेक्टली इंसुलेटेड ज्यूम करके बनाई हुई। अब बाउंड्री दो ही रह गई हैं, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, और हम बात कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन। दरमियान में आपने सही सवाल किया कि कहीं ये दरमियान में तो नहीं है, दरमियान का तो हमने लेना ही नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है थ्रू एंड्स हो रहा है ना। हीट अंदर आ रही है जो बाहर जा रही है एंड, तो हीट अंदर आ रही है जो बाहर जा रही है एंड से। तो पता चला कि UXT से क्या मुराद है, U0T से क्या मुराद है, UAT से क्या मुराद, यहाँ इसमें क्या है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं स्टेडी स्टेट टेम्परेचर की तरफ। उसकी डेफिनेशन अगर कर लें, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर it is time independent temperature and we assume that it is obtained at t is equal to infinity। ठीक है, यानी हम ये नहीं कह रहे कि 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद, ये जनरल हो गया। अब अगर आप टाइम इतना बढ़ा देंगे तो कोई भी जितनी मर्जी हीट अप टेम्परेचर होगा उसकी वो टाइम डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी उसकी। जितनी मर्जी हीट अप बॉडी होगी, टाइम आपने अनलिमिटेड कर दिया तो फिर अब क्या होना है, फिर उसका यूनिफॉर्म टेम्परेचर आना ही आना है। फिर टाइम डिपेंडेंस के ऊपर, टाइम के ऊपर उसकी डिपेंडेंस खत्म होनी होनी। अब अगर हम स्टेडी स्टेट टेम्परेचर को Vx से डिनोट करें तो फिर क्या होगा? यहाँ तक समझ आ गया स्टेडी स्टेट टेम्परेचर क्या है? यानी ये UXT से निकलेगा। UXT x और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये सिर्फ x के ऊपर डिपेंड करेगा। इसको मैंने अभी सिम्बॉलिकली ये लिखा भी था कि इसको Vx से लिख दें। तो अगर हम इसे इफ Vx is the steady state temperature, then क्या होगा? लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी UXT बन जाएगा V(x)। ये समझ आई बोला? V(x) ने स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ने आना कहाँ से है? उसने UXT से ही आना है। कब आना है? जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो मैंने लिमिट लगा दी, लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी UXT किसके बराबर हो जाएगा? V(x) की। ये समझ आ गई? ये टाइम डिपेंडेंट टेम्परेचर है। t इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो ऐसा टेम्परेचर आएगा जो टाइम इंडिपेंडेंट होगा, उसमें t नज़र नहीं आना चाहिए, इसलिए सिर्फ x का फंक्शन में लिख दिया। अब यही काम इक्वेशन नंबर जो 1a है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके ऊपर भी करें ना। इक्वेशन नंबर 1a क्या इंप्लाई करती है? लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/k लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी पार्शियल u और पार्शियल t।
मुझे ये बताएं कि टी ने इन्फिनिटी को अप्रोच करना है तो यू ने किसको अप्रोच करना है? यू ने वी को, यू ने वी बन जाना है। मैंने अब ये लिखा आपके सामने, मैंने ये लिखा है लिमिट टी अप्रोचेज इन्फिनिटी पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर के, लिमिट टी अप्रोचेज इन्फिनिटी पार्शियल यू और पार्शियल टी। जैसे ही लिमिट टी को अप्रोच करनी है तो यू ने किस में कन्वर्ट हो जाना है? वी में। लिमिट जैसे ही लिमिट टी को अप्रोच करनी है तो यू ने किस में कन्वर्ट हो जाना है? वी में, पार्शियल वी और पार्शियल टी। अब यू वी में कन्वर्ट हुआ, वी जो है वो कितने वेरिएबल्स का फंक्शन है? वी एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स का ही। तो इसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? वो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स में। वी एक्स का ही फंक्शन है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं समझ आई? पार्शियल डेरिवेटिव तो लेते ही उस वक्त है जब एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन हो। तो वी तो सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है। जैसे ही आपने लिमिट लगाई थी तो यू वी में कन्वर्ट हो गया, वी एक ही वेरिएबल का फंक्शन है तो उसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव आ गया। जैसे ही आपने लिमिट लगाई तो यू वी में कन्वर्ट हो गया, और इस वी में तो टी है ही नहीं, तो वी का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा? मुंह से निकल आया करे। वी किसका फंक्शन है? एक्स का। इसका जब रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव टी दिया जाएगा तो क्या आंसर आएगा? है और बंदे खुदा के, इसका आंसर रिस्पेक्ट टू टी 0 आएगा। वी में तो टी है ही नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? 0। समझ आइए? ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल 1 ओवर के, पार्शियल यू और पार्शियल टी। जैसे ही आप दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे ये यू वी में कन्वर्ट होके बन जाएगा डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। यू वी में कन्वर्ट होके इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा? 0। आपके पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी? डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बन गई जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन के लिए, क्या बन गई है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे ये भी नहीं पता होगा। 2 दफ़ा इंटीग्रेट ही करेंगे ना। पहली दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? डी वी और डी एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है? वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ये इक्वेशन नंबर हम कर लेते हैं 2। पहली दफ़ा इंटीग्रेशन की तो डी वी और डी एक्स आ गया। दूसरी दफ़ा इंटीग्रेशन की तो वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए एक्स आ गया और साथ कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। अब 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी हैं। उसमें बाउंड्री कंडीशन ये दी हुई हैं, इनके बारे में भी सोचें अब क्या होगा। नाउ जो इक्वेशन नंबर 1b है उसको अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं दोनों तरफ t अप्रोचेज इन्फिनिटी तो u0t, इधर भी लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी, और कीप इन माइंड कि t नॉट कांस्टेंट है। ऐसे t नॉट है क्या? t नॉट है u0t के बराबर। u0t क्या है? टेम्परेचर इन द रॉड एट द लेफ्ट एंड। किसके बराबर है वो? t नॉट के। और ये है टेम्परेचर इन द रॉड एट द राइट एंड, और वो ये T1 है, और ये कांस्टेंट है, ये फिक्स दिए हुए हैं। चाहे हीट अंदर जा रही है या बाहर आ रही है, इस एंड के ऊपर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है T नॉट। चाहे हीट अंदर जा रही है बाहर आ रही है, इस एंड के ऊपर टेम्परेचर जो है वो रह रहा है कांस्टेंट T1। क्या होगा फिर इसके साथ? जैसे ही T ने इन्फिनिटी को अप्रोच करना है तो U ने किसके बराबर होना है? U ने कहाँ जाना है?
यू ने वी बनना है। ये आपके मुंह से निकालते वक्त बड़ा मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। जैसे ही टी ने इन्फिनिटी को अप्रोच करना है तो यू ने वी को अप्रोच। अब यू अपने साथ क्या लेके आया है, जो यहाँ था वेरिएबल वो लेके गया है, वी अपने साथ आया। यहाँ क्या लेके आएगा, तो क्या होगा ये v0 इज इक्वल टू, इसके ऊपर तो लिमिट का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं कि नहीं, ठीक है। अब आप चलें इसको हम कर लेते हैं 2b। इसी तरह 1c को अप्लाई करें तो 1c में आप लिमिट लेते हैं दोनों तरफ, लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी u a t इज इक्वल टू लिमिट t अप्रोचेज इन्फिनिटी t1। u ने किसके पास जाना है, t इन्फिनिटी करके v, तो ux बना था vx, तो अब शाबाश va बनेगा और ये क्या रह जाएगा t1। क्यों, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। अब हम इन कांस्टेंट से b की वैल्यू डिटरमिन करने के लिए क्या करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन 2a। जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो v ऑफ 0 इज इक्वल टू b, और v ऑफ 0 किसके बराबर है, t नॉट के, तो कांस्टेंट b की वैल्यू t नॉट आ गई। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू a इन 2a, x इज इक्वल टू a पुट करते हैं तो v ऑफ a इज इक्वल टू a प्लस b, और v ऑफ a किसके बराबर है, वो है t1 के बराबर। a ऑफ a और b किसके बराबर निकला है, t नॉट के। यहाँ से t1 माइनस टी नॉट ओवर a इज इक्वल टू कैपिटल A। ये जो कैपिटल A और B की वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ को अगर आप इक्वेशन नंबर 2a में पुट कर दें तो आपके पास इस प्रॉब्लम का स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन आ गया। पुटिंग these values of a and b in 2a, we have g, v of x is equal to a की वैल्यू क्या है, t1 माइनस टी नॉट ओवर a टू x प्लस t naught. This gives you the steady state solution, which is the required state temperature in the rod of लेंथ a। ऐसी रॉड जिसकी लेंथ a है उसका ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर है। समझ आ गई। क्विकली, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कंडक्शन ऑफ वन डायमेंशनल हीट फ्लो को गवर्न करने वाली ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने खास किस्म की बाउंड्री कंडीशन नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो कभी चेंज नहीं होगी, बाउंड्री कंडीशन को चेंज कर सकता है। इसकी इनिशियल कंडीशन भी होती हैं, लेकिन टाइम इंडिपेंडेंट टेम्परेचर के लिए या स्टेडी स्टेट टेम्परेचर के लिए इनिशियल कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने वो वाला प्रॉब्लम लिया ही नहीं। ये बाउंड्री कंडीशन नहीं है। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर अभी बताया कि टाइम इंडिपेंडेंट है, और हम ये अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिट टाइम के ऊपर ये हमें हासिल होता है। तो जब हम लिमिट लेंगे t अप्रोच इन्फिनिटी, तो ये हमारा जो टेम्परेचर है u जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, v में। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के दोनों तरफ लिमिट लेने से हमारे पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनी सेकंड ऑर्डर। इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को 2 दफ़ा इंटीग्रेट करने से हमारे पास 2 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आए और भी, और जब बाउंड्री कंडीशंस ही उनको यूज़ करके इन दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाली
और ये स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। अब क्या बदलेगा क्वेश्चन में, वो तो क्वेश्चन तब्दील हो जाएगा। बाउंड्री कंडीशन चेंज कर सकता है, रॉड की लेंथ चेंज कर सकता है, और क्या कर सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन यही रहनी है। रॉड की लेंथ ए की बजाय वो कह दे जी 100 मीटर है, अब ए आप ए ही लगाते रहेंगे वहाँ पे, नहीं ए फिर भी नहीं लगाना, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपने चलना। तो मेरा ख्याल है कि स्टेडी स्टेट टेम्परेचर आपको समझ आ गया रॉड में कैसे फाइंड करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप खुद कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।